देखिए, ये प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच जो जिनेवा में आज मीटिंग हो रही है, ये है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब तक लीडर्स मिलते नहीं हैं, तब तक जो भी हम लोग मीडिया में देखें या एनालिसिस करें, उसका पूरी तरह से निदान नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके बाद ही पता लगता है कि एग्जैक्टली कहाँ। लेकिन ये भी कोई दो राय नहीं है कि दोनों देशों के बीच, और कम से कम परसेप्शन के बीच, दोनों के बीच ये है कि एक दूसरे के खिलाफत है काफ़ी, और एक दूसरे को स्ट्रेटजिक कॉम्पिटिटर मानते हैं, एनिमी नहीं भी कहेंगे तो। और प्रेसिडेंट बाइडेन जो उन्होंने कई बार प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ जिस तरह के शब्द यूज़ करे हैं, वो सब हो सकता है कि वो भुला दिए जाएं। लेकिन इस वक्त जो सामने आमने बात ये होनी है कि किस तरह आगे ये सिचुएशन बढ़ेगी। क्योंकि देखिए, रशिया और चाइना दोनों ही अमेरिका के लिए इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रेटजिक कॉम्पिटिटर्स हैं, और दोनों ही स्ट्रेटजिक इन्फ्लुएंस में भागीदार रहेंगे। इसी तरह से अगर जो दुनिया के कोई भी ख़ास या बड़ी संभावनाएं या बड़ी समस्याएं हैं, उन सब में इन बड़े देशों का एक साथ काम करना अति आवश्यक है। और इसीलिए जैसा हमने देखा, जैसे न्यूक्लियर कंट्रोल ट्रीटी हो या आर्म्स ट्रीटी वगैरह थी, क्लाइमेट चेंज है, इन सब चीज़ों में ये आपस में एक दूसरे से कॉपरेशन, मिनिमम कॉपरेशन की संभावना करते हैं और आशा करते हैं और कोशिश करते हैं कि साथ साथ रहें। उसके अलावा जहाँ ये इनके बायलैटरल इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ में टकराते हैं, तो वहाँ हम लोग को देखने मिलता है कि सारी दुनिया की जो बाकी और जो समस्याएं हैं, उनको और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। क्योंकि अगर आपके रिश्ते एक नेशन के साथ ज़्यादा अच्छे हैं, तो दूसरा नेशन आपके पीछे पड़ जाता है। तो इस तरह ये बड़े जो पावर्स हैं, बिग पावर्स हैं, इनके जो रियल पॉलिटिक में या जियो पॉलिटिक्स गेम है उसका पूरी दुनिया में असर पड़ता है। तो मैं अगर ये मानना है मेरा कि अगर मान लीजिए रूस और अमेरिका किसी तरह से भी ये पा पाएँ कि दोनों एक साथ रह सकें, कोई मॉडस विवेंडी हो कि भाई हर जगह कॉन्फ्लिक्ट ही ना हो, हर जगह कंपटीशन ही ना हो, कहीं कहीं कोहैबिटिंग भी हो, तो वो तो आप सोचिएगा कि बहुत सारी जो समस्याएं दुनिया भर में इधर उधर हो रही हैं, हॉटस्पॉट्स हैं, उनका सलूशन काफ़ी जल्दी मिल सकता है। और ये बात इनके इस वक्त दोनों के बीच में यह है कि जैसा आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप, प्रेसिडेंट बाइडेन अभी वहाँ से G7 की मीटिंग के बाद आए हैं, और वहाँ पे भी उन्होंने चाइना और रशिया के बारे में बात करी। उसके बाद में नेटो में बात करी, जो कि एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, और नेटो से रशिया को काफ़ी बड़ा ख़तरा है, क्योंकि वो उनके बॉर्डर्स तक आ गया है, जहाँ यूक्रेन में हो, कहीं पे भी हो। तो यूरोप में उनको ये सबसे बड़ी समस्या है। और उधर रूस का प्रभुत्व जो है वो मिडिल ईस्ट में बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और अफ़गानिस्तान फॉर दैट मैटर, तो ये जो सारी चीज़ें हैं उनके डिस्कशन को है। दूसरी चीज़ ये है कि साइबर अटैक्स कहिए या उनका इंटरफेरेंस इन उनके अमेरिका के इलेक्शंस में कहिए, ये मैं एक बात कह दूं कि जब ये साइबर अटैक की बात होती है या एक तरह से इंटरफेरेंस इन इलेक्शंस होती है, तो ये खाली अमेरिका ही नहीं करता है, खाली रशिया ही नहीं करता, अमेरिका भी करता है, चीन भी करता है। और जिस पावर के हाथ में है वो करना चाहता है। वो चाहता है कि उससे जो थोड़ी ठीक पार्टी हो, वो फेवरेबल हो, तो वो उसमें आ जाए। ये सब कोशिश करते हैं, चाहे भले ही आप होलियर देन दाउ एटीट्यूड रखते रहें, उसमें कोई मेरा मानना इस बात में नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि डिप्लोमेटिक टेंशन्स हैं दोनों के, जहाँ पे वो ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ के बारे में बात है। नवाल्नी जैसे वहाँ के जो रशिया के अपोजिशन लीडर हैं, जिनको जेल में डाला हुआ है, उनको छुड़ाने की बात है, या किस तरह से वहाँ पे डेमोक्रेसी का चलन है रशिया में, ये सारी बातें डिस्कस होंगी। और होपफुली कोई एक जगह वो ऐसी होगी जहाँ पे उनका कोई कॉमन पैरामीटर हो। मुझे कोई बहुत आशा नहीं है कि इससे बड़ा सक्सेसफुल, ना ही मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट पुतिन या प्रेसिडेंट बाइडेन को इससे कोई बड़ी संभावनाएं हैं। लेकिन बातचीत करने से ही बातचीतों का हल निकलता है। इस संभव में ये जो जिनेवा में बातचीत है, ये बहुत ज़्यादा अहम है। अब जहाँ तक बात है भारत की, तो भारत आप देखिए कि भारत के रिश्ते रूस के साथ भी और भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि जब इन दोनों देशों के बीच में एक ठीक तरह की रिलेशनशिप चले, नॉर्मल भी, थोड़ी ज़ीरो न्यूट्रल भी रिलेशन हो, तब भी आपको फ़ायदा हो सकता है उस चीज़ का। तो अननेसेसरी जो अड़ंगे आपके पास लगते हैं वो नहीं लगेंगे, मेरा मानना ये है। तो इंडिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा अगर दोनों की तरफ से होता है। अगर नहीं भी होता है
तो भारत एक तरह की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी को अपनाता है, मल्टीपल अलाइनमेंट्स की पॉलिसी अपनाता है। अपने इंटरनेशनल और नेशनल हितों की खातिर भारत उसको देखता है कि किसके साथ में उसके रिश्ते बढ़ाने और किस फील्ड में बढ़ाने हैं। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट सी बात है। और हमने देखा है कि S-400 में अमेरिका ने कई बार कहा है कि भारत को काटसा के अंदर उसके अंदर सैंक्शंस लग सकती हैं, टर्की ने भी किया, उसके भी किया है, लेकिन भारत ने ये कहा कि हम ये अपनी सुरक्षा के लिए हमें आवश्यक है। दूसरी चीज़ है कि अमेरिका ये देखता है कि आप अगर वहाँ से रशिया से खरीदेंगे तो उनके जो इक्विपमेंट हैं या उनके जो अभी उन्होंने इतने सारे एग्रीमेंट्स, फाउंडेशनल एग्रीमेंट भारत के साथ साइन किए हैं, तो इंटरऑपरेबिलिटी में फ़र्क आ सकता है। और उसी तरह रशिया भी सोचता है कि अगर जैसे उन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन हमें दी है, वो नहीं चाहेंगे कि किसी तरह अमेरिकन वहाँ उसमें जाएँ या उनके डिफेंस या इंटेलिजेंस के लोग वहाँ पर जाएँ। तो ये प्रॉब्लम चलती रहेगी जब तक कि उन दोनों के बीच में एक कोई किसी तरह का सद्भाव नहीं बनता है। और दूसरी चीज़ है कि आप देखेंगे कि अगर एक इंडिया मान लीजिए अमेरिका के ज़्यादा क्लोज हो जाता है, तो आप पाएंगे कि आपके नेबरहुड में प्रॉब्लम हो सकती है, पाकिस्तान के साथ में रशिया के संबंध बढ़ जाएंगे, या अफ़गानिस्तान में कुछ हो जाएगा, या चीन के साथ ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो वो एक तरह से इंडिकेशन होता रहता है कि किस तरह से कि अगर आप एक तरफ जा रहे हैं तो हम भी दूसरे को थोड़ा बढ़ सकते हैं। हालांकि अभी तक प्रेसिडेंट पुतिन ने काफ़ी मैच्योरिटी दिखाई है भारत के साथ रिश्ते में, और आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश है, क्योंकि यह रिश्ता सिर्फ टेम्परेरी नहीं है, हिस्टोरिकल है, ट्रस्टवर्दी है। रशिया हमेशा से भारत के साथ खड़ा रहा है, चाहे वो किसी भी तरह की बातें हों। चीन, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये अमेरिका भी जानता है कि चीन उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है इकोनॉमिकली, आप कहें मिलिट्री वाइज छोड़िए, टेक्नोलॉजिकली एंड इकोनॉमिकली, इन दो फील्ड में चीन उनको बड़ी टक्कर दे सकता है, और उसी का खतरा सबसे बड़ा है। दूसरी चीज़ ये है कि ये दो पॉलिटिकल सिस्टम्स के बीच की लड़ाई है, डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियनिज्म, टेक्नो डेमोक्रेसी, टेक्नो अथॉरिटेरियनिज्म, इन सब बातों का जो है। लेकिन रशिया और चीन के जो संबंध हैं, स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन जो उनका है या बना है, वो अमेरिका की वजह से ही बना है, जिस तरह के रिश्ते अमेरिका ने करे हैं। तो मैं नहीं मानता कि इस वक्त इससे सिर्फ इस बात से कि दोनों लीडर मिले हैं रशिया अपनी पॉलिसी चीन के खिलाफ बदल देगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनके स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन है और ये जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सर्व करता है उनके दोनों। सबसे बड़ी बात यह है। तो अमेरिका जब तक पूरी तरह से कुछ ऐसी चीज़ नहीं दिखाएगा जिससे उसको रशिया को किसी तरह का ऐसा लाभ हो कि वो उससे चीन से हट के उधर जाए, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट चीन का है रशिया में, जिस तरह से वो BRI और बड़े सारे सेंट्रल एशिया में जगह जगह रशिया के साथ प्रोजेक्ट हो रहे हैं, उनके साथ गैस का 30 साल पुराना 25-30 साल का प्रोजेक्ट है ऑयल एंड गैस का। तो रशिया को भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, रशिया को भी मार्केट चाहिए, तो वो अपना इस तरह से चाइना के साथ उनका स्ट्रांग है। हालांकि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस हो सकती है, लेकिन अभी वो स्ट्रेटेजिक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है।